मुआवजा नहीं मिला आपको पूरा? कहाँ मिलेगा? मारूंगी यार मैं तो सच्ची में तेरा के नहीं मारूंगी मैं कटूंगी। देखो हाँ तू नहीं तो मुआवजा सबको आपको कितना मुआवजा बोला गया था, कितना मुआवजा मिलेगा? ना खेत का ना घर ही घर का मिलेगा, बस घर ही घर मिलेगा। ये बताइए, ये कूड़ा क्या साफ नहीं होता इधर? बीमार न में जा रहा कितना पैसा रहा, हम तो परेशान है रहे हैं। ये कॉलोनी बनी थी, ये कही थी हमारी बहुत कॉलोनी साफ सुथरी रहेगी, ये साफ सुथरी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। ये क्या कॉलोनी है, ये क्या हो रहा है इसमें? आधे बीमार हो रहे हैं देख कर। आप लोग को तो पैसे खाली घर मुआवजे के वो दिए थे ना, घर बनाने के, कॉलोनी का थोड़ी कुछ बोला था। बोला था साफ सफाई रहेगी, इसमें हालात नहीं रहेंगे, इसमें इस अथॉरिटी रहेगी, अथॉरिटी जिम्मेदार थी इसमें। जो यहाँ अथॉरिटी है जिम्मेदार, यहाँ तो प्रधानी का चुनाव ना मेंबर का चुनाव, एक चुनाव नहीं अथॉरिटी है। फिर अथॉरिटी कहाँ जा रही है? अभी अथॉरिटी में दलाल बैठे सब रे, रुपया दो रुपया करवाओ। मेरी संपत्ति रुकी पड़ी है, मेरे रुपया ना पड़े अब तक। आपका जो मुआवजे के पैसे हाँ, मेरी जमीन पर चाहिए, मेरी जमीन तीसरी बार जा रही है अब एयरपोर्ट में, मेरे रुपया ना गिर रहा। बोले नौकरी देंगे ऐसा कुछ? हाँ बोले नौकरी के लिए, नौकरी मिली ना मिली, धरना प्रदर्शन करा, लठ बजा कर हम भगाए रात भर। हमने विधायक जी से सबसे बात करी है, आश्वासन देते थे डीएम साहब सब चीज, नौकरी नहीं मिली किसी को। धरना करते हैं, वहाँ लठ बजाते हैं, भगा देते हैं, आज तक किसी को नहीं मिली है तक। अब क्या करें? या सड़क में रोटी खामें या सड़क का खोद कर खा लें? फिर 100 रुपए की बेलदारी कर रही है पब्लिक यहाँ। नौकरी चाहिए तो चाहिए। जमीनें हड़प ली, फार्म नीलाम कर दिए, तरक्की के नाम पर इंसान बेनाम कर दिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति प्रिया, स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। और हमेशा की तरह हमारे इस सफर के बेहतरीन हम सफर हैं मिस्टर अष्टभुजा से। नमस्कार साथियों, जेवर की उस मिट्टी की सिसकियां सुनिए, जहां किसान अपनी ही जमीन पे आज बेगाना हो गया। आगरा की उन महिलाओं का गुस्सा देखिए, जो बिजली के उन मीटरों को उखाड़ के नहीं फेंक रही है, बल्कि उस सिस्टम को उखाड़ के फेंक रही है जिसने उनके चूल्हे में अंधेरा कर दिया। गंगा एक्सप्रेसवे की शानदार सड़कें तो बिछ गई, पर क्या उस पर आम आदमी, बेरोजगार व्यक्ति चल पाएगा? क्या उसका टोल टैक्स इतना ज्यादा नहीं है कि एक मजदूर की पूरे महीने की दिहाड़ी है? चुनावों का आडंबर तो बहुत बना, पर लोकतंत्र को निशाने पर खड़ा कर दिया गया। लोकतंत्र आज किसी पतली गली से निकल चुका है। वर्तमान सत्ता ने तानाशाही का वो आलम बिछा रखा है जिसे आम आदमी, चाहे महंगाई हो, शिक्षा हो, चुनाव हो, रोजी रोटी हो, रास्ते हो, सड़क हो, बुनियादी ढांचे हो, प्रत्येक चीज अस्त व्यस्त और त्रस्त है। क्यों? नेता मस्त है और नेता मस्त है। क्यों है इस तरह की व्यवस्थाएं? क्यों हो गई इस तरह की व्यवस्थाएं? और क्या आम आदमी इनमें जी पाएगा या अपना दम तोड़ देगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। बढ़ते हैं चर्चा में आगे। अष्टभुजा जी, जब सरकार कहती है कि गंगा एक्सप्रेसवे बना करके जो 594 किलोमीटर लंबा है, उसको बनाकर उन्होंने यूपी की किस्मत बदल दी है, और उसपे भारी रकम बजट भी लगा है, 36,000 करोड़ से अधिक का बजट है उसका। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इस एक्सप्रेसवे पर आम आदमी की बैलगाड़ी चल पाएगी? क्या कोई बेरोजगार किसी काम से बाइक से जा पाएगा? या कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन से किसी इमरजेंसी में भी उससे गुजरने के लिए सोचेगा?
ये तो अपने आप प्रश्न है ही। या फिर ये यूपी के आम जनता की किस्मत बदली गई है, या उन कारपोरेट घरानों के जो है निजी वाहनों और उनके औद्योगिक वाहनों को चलने के लिए एक मखमली रोड बनाई गई है। क्या लगता है आप? देखिए मनुप्रिया जी, उत्तर प्रदेश में जो गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया और प्रधानमंत्री जी 29 अप्रैल को उसका उद्घाटन भी कर दिए, और विभिन्न विद्वान थिंकर अखबारों की सुर्खियां कुछ इसके गुणगान गा रहे हैं, कुछ जनता पर बोझ बता रहे हैं। इसके कई पहलू तो हैं ही जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इससे मन में विशेष रूप से दो तस्वीर तो उभर कर आती ही है। मसलन इस रूप में कि एक तरफ यह आधुनिक भारत की खूब चमचमाती हुई सड़क है जो पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से विशेष रूप से मेरठ और प्रयागराज की दूरी को 12 घंटे से कम करके 6 घंटे या 6.5 घंटे पर कर देगी, और गाड़ियों की स्पीड की लिमिट भी 120 किलोमीटर पर निर्धारित कर दिया गया है। समय के साथ विकास विभिन्न रूपों में होगा, आसपास दुकानें खुलने लगेंगी, शहर विकसित होने लगेंगे और आर्थिक क्रांति का यह एक आगाज साबित हो जाएगा। बात तो आपकी सही है सर, लेकिन ये तो किताबी बातें हो गई। इसकी वास्तविकता क्या है? बात तो वो है, इसकी वास्तविकता है क्या? ये क्या सच में आर्थिक क्रांति है? मैं कहा ना कि इसके मुख्य रूप से दो पहलू हैं। अभी तो मैं पहला पहलू बता दिया कि औद्योगिक स्थिति जैसी हो जाएगी, आसपास शहर बन जाएंगे, बहुत से लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा और दुखदाई पहलू है वो इस रूप में कि चूंकि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के या उत्तर भारत के अधिकांश लोग मध्यम वर्ग, या यूं कहें कि वह मध्यम वर्ग से भी निचले स्तर का उनका जीवन स्तर है, आय का स्तर है, कमाई है, रहन सहन है, जिनके लिए 5,000 10,000 महीने की कमाई बड़े मुश्किल से होती है, और अधिकांश लोग कृषि पर आधारित हैं। वैसी स्थिति में जब एक उस गरीब तबके का व्यक्ति अपनी बाइक लेकर, या जो लोग थोड़े से समृद्ध हो गए हैं चाहे कृषि की वजह से या अपने छोटे मोटे दुकान और व्यवसाय की वजह से, या दक्षिण भारत के राज्यों में जाकर के मजदूरी या ठेकेदारी या अन्य कामों के माध्यम से अपनी स्थिति अच्छी कर लिए हैं और 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लिए हैं, जब वह अपने उस 4 पहिए गाड़ी को लेकर के निकलेंगे तो उनका स्वागत स्पीड के रूप में तो हो जाएगा, लेकिन वह विकास की मुस्कान नहीं बल्कि भारी टोल टैक्स के झटके से होगा। और आपने गौर किया भी होगा, विभिन्न समाचार पत्र, न्यूज चैनल और जो स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं वो अभी बता रहे हैं कि इसके पहले जहां सड़कों पर 2 पहिया वाहनों को टोल टैक्स से फ्री रखा जाता था, वहीं अब उनको भी जो है टोल टैक्स के दायरे से बांध दिया गया है। और इस दूरी को जो लगभग 600 किलोमीटर की दूरी है, जिसका एग्जैक्ट आंकड़ा तो आपने बता ही दिया है कि 594 किलोमीटर है, उनको भी लगभग 1,000 रुपए के आसपास, हालांकि वो 900 कुछ रुपए है, देना पड़ेगा। और 4 पहिया वाहनों को तो 1800 से अधिक रुपए देने पड़ेंगे। अब एक आम आदमी जो बाइक से जा रहा है या अपनी कार से जा रहा है, उसके लिए यह एक्स्ट्रा 1,000 रुपए और 2,000 रुपए का भार, और भारी वाहनों के संदर्भ में तो 5,000 8,000 10,000 तक लगाए गए हैं। इसके एग्जैक्ट आंकड़े को आप इमेज में देख सकते हैं।
तो एक मुख्य सवाल उठता है कि यह एक्सप्रेसवे क्या आम जनता की सुविधा के लिए है या उनकी गाढ़ी कमाई को निचोड़ने का एक नया जरिया है? और यह कैसी व्यवस्था है जहां सड़क सरकारी जमीन पर बनती है लेकिन उसकी वसूली का पट्टा लगभग 30 साल के लिए देश के बड़े उद्योगपति अडानी समूह को दे दिया जाता है, जबकि पीपीपी मॉडल अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जनता के टैक्स से बने संसाधनों को निजी हाथों में सौंप देना और फिर जनता से ही उसकी भारी कीमत वसूलना, क्या इसे ही हम सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं या सबका साथ और सबका विकास के नाम पर अधिकांश का विनाश और कुछ का विकास है? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। गंगा एक्सप्रेस वे के नाम पर जो ठगी की गई है और उसकी रफ्तार चाहे हम 6 घंटे में पहुंचा दो, 12 घंटे की, जब उसमें जाएगा भी कौन? जब इतना ज्यादा टोल टैक्स होगा तो जाएगा ही नहीं, कोई भीड़ ही नहीं होगी, तो उसका सही आंकड़ा ही नहीं मिल पाएगा। तो ये तो जनता को बेवकूफ बनाने के सारे हथकंडे हैं। अब इसी में आप देख लीजिए, कमर्शियल सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, तो केवल कमर्शियल, अभी जो हमारे देश के भोले भाले लोग हैं वो ये सोच रहे हैं हमारा सिलेंडर तो महंगा नहीं हुआ है, कमर्शियल महंगा हुआ है। अब उनको ये नहीं पता है कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है तो होटल, मिठाई की दुकानें, आप जो भी सामान खरीद रहे हैं बाहर से खाने पीने का, वो सब महंगा हो जाएगा। और जब वो सब महंगा होगा तो अंततः भार कहाँ पड़ेगा? आपकी जेब पे। जो सिलेंडर पहले 1400-1500 में मिलता था, फिर उसको 2300 के लगभग कर दिया और अब हो गया है 3000 पार। सिलेंडर गया 3000 पार। अब की बात मोदी सरकार। तो ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि अंततः आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में अभी कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, उसके बाद घरेलू सिलेंडर महंगा होगा, अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो ये जब इन चीजों पे जब बढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि यातायात नहीं महंगा होगा? मनु जी, ऊपर से उन्हीं किसानों और आम जनता पर सरकार के साथ साथ सूरज और मौसम का भी मार है इस समय। बिल्कुल। जो ग्लोबल वार्मिंग, जो ये जो आपकी गंगा एक्सप्रेस वे और दुनिया भर सिटी फिल्म, जो क्या कहते हैं उसको, स्मार्ट सिटी बन रही है, फिर जो ये इतने सारे जंगल उजाड़ दिए गए सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए, कुछ परियोजनाओं के नाम पे, कि ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। अब कॉरिडोर बन जाता है, उसके आसपास फिर ग्रीन गायब हो जाता है। और इसी के आप ये सिलेंडर हो गया, अब सिलेंडर के साथ में आपका तमाम पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आम आदमी, क्योंकि जो बाहर काम करने जाते हैं, जो बाहर ढाबों पे खाना खा रहे हैं, तो उनको उनकी जो कहना चाहिए, दिहाड़ी तो महंगी नहीं हुई है लेकिन उनका खाना महंगा हो गया। अब उनकी बचत नहीं होगी तो वो अपने बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल अपनी हर साल जो फीस में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर जब उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इनके लिए झंडा उठाएंगे। देश में जो है साक्षरता के नाम पर जो केवल बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और दुनिया भर की जो योजनाएं हैं, केवल कागजों में दिखेंगी आप लोगों को। तो ये आपको सोचना है कि करना क्या है। अब इसी के साथ आप ये लिख लीजिए कि ये सारे जो हाईवे बने हैं, और जो जेवर एयरपोर्ट का अभी मुद्दा चल रहा है, उसमें ये वादा किया गया था, जिन किसानों की जमीनें ली गई थी उनसे वादा किया गया था कि उनके घर के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। एयरपोर्ट बन गया, नौकरी का आता ही पता नहीं है। अब लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो रही है। और ये जितने भी एक्सप्रेस वे बनते हैं, जितने भी हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, कितने लोगों के, कितने किसानों के, कितने आम आदमी के परिवार बट गए, कितने लोगों का इस जो है क्या कहना चाहिए, इस औद्योगिक विकास के नाम पर लोगों के घर बलि चढ़ चुके हैं और उनका कोई आंकड़ा नहीं है। और जितने
जंगलों की बलि चढ़ गई, उसका कैलकुलेशन और मूल्य कौन निर्धारित करेगा, भरपाई कैसी होगी। अडानी जी का पैसा लगा, उसकी भरपाई तो हो जा रही है, जबकि वहां भी पैसा आम आदमी का ही लगा बनाने में, और अभी आम लोगों से पैसा वसूल करके फिर किसके पास जाएगा, ये अब सबको पता हो गया। आप इसी विकास और विकास के नाम पर आम आदमी का विकास और उद्धार, आम आदमी का कितना उद्धार और विकास होता है। अभी मनु जी बता रहे थे कि डियर एयरपोर्ट के आसपास जिन लोगों की जमीन लेकर के मुआवजे भी मन मुताबिक और जो सरकारी सर्कल रेट है उस हिसाब से नहीं दिया गया, और झूठे नौकरी देने के वादे किए गए। बिल्कुल। आज जो परिवार परेशान है, दुखी हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सरकार और उनका कोई भी अधिकारी उनके मुद्दों को सुनने के लिए, उठाने के लिए नहीं सामने है। वो सारे वादे ठंडे बस्ते में पड़ गए। विकास के नाम पर आपके घर में बिजली परमानेंट आएगी, आप आगरा, फिरोजाबाद जैसे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में देख लीजिए उन महिलाओं का मातम और दर्द, जब वह आज ही जा करके परेशान होकर के और उनके प्रबंधन और क्षमता से बाहर हो गया, तो बिजली के मीटर को ले जा करके ऑफिस में ही पटक दिया और एक अलग धरना देने लगी। आगरा में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को शहर से 20 किलोमीटर दूर अकोला कस्बे में सैकड़ों महिलाओं ने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़ लिए। सिर पर मीटर लेकर गांव के बिजली ऑफिस पहुंच गईं और वहां यह एक अलग, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप बताइए, डिजिटल मीटर के नाम पर जिन लोगों के 800 रुपए बिल आया करते थे उनके 8,000 आ रहे हैं। हाँ, ये विकास है, ये और विकास है। ये विकास सरकार का हो रहा है और उन पूंजीपतियों का हो रहा है जो इन मीटर का या रोड आदि का या एयरपोर्ट आदि बनाने का ठेका लेते हैं। बिल्कुल। या उस आम आदमी का विकास है कि विनाश है? बिल्कुल, ये तो विनाश ही विनाश है चारों तरफ। आप देखिए विनाश के इसमें इसी कड़ी में आपको दिख रहा होगा, अभी कुछ दिनों पहले जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ सर, ठीक है, और उस चुनाव को जो पूरी आप परिपाटी देख लीजिए तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में हिटलर तक आ गया है। ठीक है, एक बात बताते हैं मनु जी, जी सरकार ने वो जो सारे हथकंडे अपना लिए और सरकारी मशीनरी को अपने पक्ष में कर लिया, इससे देश का जो दशा दुर्दशा में बदल जाएगा वो तो होगा ही, और महंगाई जैसे विभिन्न रूपों में आम आदमी मातम उसका झेलेगा ही। लेकिन भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा इस रूप में भी है कि अब आम आदमी और आने वाली अन्य पार्टियां भी उनके लिए लीक बन गई कि सरकारी मशीनरी को किस किस माध्यम से अपने पक्ष में किया जा सकता है। भाई आप ये देखिए कि बंगाल चुनाव में जब ममता जी ने ये कहा कि भाई जब भी वोट काउंटिंग होती है तो एक राज्य का कर्मी होता है, कुछ केंद्र के होते हैं, तो अब इन्होंने अपनी मनमर्जी करते हुए राज्य के सारे हटा दिए, सब केंद्र के शामिल कर दिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, पहले उन्होंने चुनाव आयोग में दिया था अपना, तो सॉरी चुनाव आयोग में अपना दिया था जो एप्लीकेशन, वहां से रिजेक्ट हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट से में पहुंची है। तो उसकी जिस तरह से छीसा लेदर पूरी हो गई है चुनाव की, और क्या है मतलब इनको सिर्फ ये दिख रहा है कि इनको किसी तरह से बंगाल हथिया लेना है, चाहे वो नैतिक रूप से हो चाहे अनैतिक रूप से हो। ममता बनर्जी को हराना है, चाहे पूरे बंगाल में इनको जो है अपनी ये पूरे देश की सेना को ले जाकर बाद छावनी बना दिया। लीजिए, आपने देखा नहीं, जब 2024 में लोकसभा का चुनाव था जो पूरे देश के स्तर पर होता है, उसमें 3.5 लाख के आसपास केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए गए थे। बिल्कुल। जबकि इस समय 2.5 लाख से अधिक
अकेले पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगा दिया गया। बताइए ये किस तरह का हो रहा है और किस तरह की जबरदस्ती है। अमित शाह जी का बयान है कि जो है कोई भी घोटाला नहीं हुआ, जबकि ईवीएम सीधे बदलते हुए ममता बनर्जी और उनकी अन्य पार्टी के सदस्यों ने देखा और उस पर फिर कार्रवाई उन्होंने करने के लिए इसीलिए उनको सुप्रीम कोर्ट से जो है नोटिस मिल गया है चुनाव आयुक्त को। तो अब कुल मिलाकर के सीबीआई, ईडी सबको जो है इस सत्ताधारी पार्टी ने अपने जेब में कर लिया। मीडिया जो है वो कार्यक मुद्दे दिखाती नहीं है। अब लोग मीडिया तो पहले ही जो है सरकार की पिछलग्गू है। अब स्थिति इतनी खराब है देश की कि सिलेंडर महंगा हो गया है और मीडिया क्या दिखा रही है कि गर्मियों की छुट्टी हो गई है, पारा बढ़ गया है तो लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लोगों के पास जब खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं है, सिलेंडर इतना महंगा है, ऊपर से किराया हर साल जो जितने भी शहर है महानगर है वहाँ हर साल किराया 10% बढ़ जा रहा है, पर उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। मतलब दूध का दाम बढ़ जा रहा है, सही है, पर उनकी दिहाड़ी नहीं बढ़ रही है। सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है पर दिहाड़ी नहीं बढ़ रही है, तो लोग जाने के लिए विवश हैं। मतलब जो उज्ज्वला योजना जैसे जो ड्रामे किए गए थे तो लोग जो है वो पारंपरिक चूल्हे छोड़ करके फिर से उन्हीं की ओर लौट रहे हैं। और 12 साल पहले जब इसकी आधी महंगाई भी नहीं थी तो यही सरकार धरने दे रही थी, और वो जो कौन से गाने हैं महंगाई डायन खाए जाते हैं वो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सखी सैया जो होता है कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। और एक हमारे यहाँ हमने और इस गाने और इस प्रचार में और इस विरोध में मोदी जी मुख्य भूमिका में भी होते थे कभी कभी। बिल्कुल। और मतलब वो स्मृति ईरानी कहाँ चली गई जब 400 रुपए के सिलेंडर को लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रही थी। और अब जो सिलेंडर 1000 पार चला गया है, घरेलू सिलेंडर कमर्शियल 3000 पार चला गया है, तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब जो है वो कुंभकर्णी नींद में सो चुके। मीडिया जो है उसके पास कौन नाले में गिरा कौन नाले से निकला यही नहीं दिखा पा रहे हैं कि उनके लिए मुद्दा क्या है। उनके लिए मुद्दा ये है कि नरेंद्र मोदी ने जाकर के घंटा कैसे बजाया। उनका मुद्दा ये है कि बेहतर फोटोग्राफी कैसे होती है। अभी देखा आपने कि बनारस में मोदी जी का ऐसे लग रहा है कि जैसे शिव के अवतार हो, एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल लिए। तो जिस तरह के जब देश का राजा, देश की सत्ता जो है जब इस तरह से देश के नागरिकों के साथ गलत करने पे उतारू है, और आपके बगल में ही है नेपाल जहाँ की सिलेंडर के दाम कम है, जहाँ पेट्रोल डीजल के दाम अभी स्थिर है, जबकि अभी वहां क्रांति हुई है, नया प्रधानमंत्री बना है, और जब वहां नहीं बढ़ रहा है तो यहाँ कैसे बढ़ रहा है। और हमारे देश की सीमाएं सब खतरे में है। चाहे अरुणाचल प्रदेश हुआ, चाहे लद्दाख हुआ, वहां आंदोलन में लोग बैठे हैं, लेकिन जो राजा जो है वो कहते हैं कि जनता जो है रो रही थी और राजा जो है वो मुजरा देख रहा था। यहाँ पार्टियां चेंज हो रही हैं। और मणिपुर तो पिछले 3 साल से जल ही रहा है। बिल्कुल। यहाँ मतलब हमारे देश की सत्ता जो है वो सांसदों को खरीदने में मतलब राघव चड्ढा जैसे दोगले लोग हैं जो मतलब जिस पार्टी से जाते हैं जनता को धोखा देकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो देश का तो पूरी तरह से विनाश, हर तरह से विनाश ही विनाश है। मनु जी। जी सर। अब तो देश में जो हाहाकार की स्थिति हो गई है, महंगाई विभिन्न रूपों में है, देश के अब एयरलाइंस भी जवाब दे रहे हैं। सरकार को उन्होंने अपने पैगाम दे दिए कि अब हम हवाई जहाज को चलाने वाले जो ऊर्जा है या जेट ईंधन है उसके खर्चों को अब हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है, गरीबी की स्थिति है, किसानों पर मौसम का मार अलग रूप में अब दिखेगा, जैसा कि मौसम विज्ञान और वैज्ञानिकों ने संकेत दे दिया है। गर्मी का जो आलम है वो देख ही रही हैं। कहीं एसी में ब्लास्ट हो रहा है तो लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं शहर में आग लग रही है, कहीं मजदूर बेबस होकर के रोड पे आ रहे हैं। ये तो स्थिति ऐसी हो गई है कि चिरागों का सफर अब तूफानों के हवाले है।
कलम खामोश है पर सच के पांव में छाले हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने, सच के पांव में सच में छाले हो चुके हैं। जो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, वो तो बिक चुका है, और जो स्वतंत्र यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उन सच्चाई को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके खिलाफ भी पिछले दिनों काफी कार्रवाइयां हुई। लेकिन हमारा अंतर्दृष्टि का मंच जब तक है तब तक सच जरूर सामने आएगा और आपकी अंतरात्मा को अवश्य झकझोरेगा। तो साथियों, पूरी बात का लपो निभाव ये है कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि नमक से लेकर और आसमान में उड़ान तक सब महंगा होने वाला है, और कुछ चीजें महंगी हो गई है, कुछ चीजों की बारी है। अब आपकी बारी है कि आप प्रश्न कब उठाएंगे। आप कब पूछेंगे सरकार से कि जब सिलेंडर महंगा हो रहा था तो राजा क्या कर रहा था, जब लोगों के खेत छीन करके कॉरिडोर बनाए जा रहे थे तो राजा क्या कर रहा था, उनको मुआवजा नहीं मिला, उनको सही समय पर नौकरियां नहीं मिल पाई, पेपर लीक हो गए, आपके बच्चों की हर साल फीस वृद्धि हो रही है, आपके घर में जो है अनाज आने वाला तेल, चावल, आटा और आपका दाल और तेल सब महंगा हो चुका है। तो राजा क्या कर रहा है, क्यों इस महंगाई पे रोक नहीं लग रही है, रुपए लगातार गिरता जा रहा है, रुपए शतक लगाने को तैयार है, 95 पार हो चुका है और शतक लगाने को तैयार है। तो सारी चीजें जब इस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं तो देश में जो सत्ता पे बैठे जो काबिज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। फोटोग्राफी करने के लिए उनको आपने वोट देकर के भेजा था, उनको आपने मंदिर में डमरू बजाने के लिए, झंडा उठाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, या फिर आपने उन्हें जो है फुटबॉल खेलने के लिए मणिपुर जैसे राज्य जब जल रहे थे तब वो चैन की बंसी बजा रहे थे, या बंगाल में जाकर किसी एक महिला के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, क्या किस लिए उनको वोट दिया था। और या फिर अमेरिका का पिछलग्गू बनने के लिए कि अमेरिका कहते सो जाओ तो सो जाएंगे, अमेरिका कहते उठ जाओ तो उठ जाएंगे, अमेरिका कहते खरीद लो तो खरीद लेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं खरीदेंगे। तो आपने अपने को, आपकी विदेश नीति कहाँ चली गई, आपने अपने को गिरवी रख दिया है। क्यों है इस तरह से देश का जो हाल वर्तमान समय में हो गया है, ये सारे प्रश्न अगर आप सुधरी व्यक्ति हैं, अगर आप जरा सा भी अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की चिंता करते हैं तो इन प्रश्नों को अपने लोकतंत्र में अपने नेता से, अपने लोकतंत्र के नेता से अवश्य पूछिए। पूछने का माध्यम क्या है, पूछने का माध्यम है सारे वो पोर्टल जो सरकारी पोर्टल हैं उन पे अपनी एप्लीकेशंस दीजिए, अपनी असहमति दर्ज कराइए, इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करिए, जो लोग सच में सही मुद्दों को लेकर के खड़े हैं उनका साथ दीजिए और अपने समाज के विकास में, क्योंकि अगर आज आप नहीं जगे तो आज किसी और की बारी है, कल आपकी बारी है। तो ये तो मेरी तरफ से था। तो आज की चर्चा में साथियों बस इतना ही। मिलते हैं अंतर्दृष्टि के फिर किसी अन्य अंक में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपने विचार और सुझाव हमें अवश्य प्रेषित कीजिएगा, क्योंकि आप में से सभी लोग कम से कम इतनी टाइपिंग तो जानते हैं कि हमारा उत्साह बदल कर सके, ताकि हम अन्य सारे मामलों को खंगाल के ला सके, इस प्लेटफॉर्म पे ला सके, आपको सजग कर सके, आपको जागरूक कर सके। और आने वाले समय में हम जल्द ही विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए विषयों को लॉन्च करने जा रहे हैं, विषयों की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो आपके घर में जो भी बच्चे पढ़ने वाले हों, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उनको अवश्य इस चैनल से अवगत कराइएगा और हमें अपने विचार जरूर प्रेषित कीजिएगा। और आने वाले समय में हम, जैसे कि आपका भूगोल हुआ, इतिहास हुआ, आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो इन पे इससे संबंधित आपके पूरे संपूर्ण साल को समेटे हुए वीडियो आपको यहाँ पे अवश्य देखने को मिलेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, आपका हार्दिक आभार। नहीं किया है तो आपका स्वागत है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अंतर्दृष्टि के अगले अंक में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और अपने सत्ता से प्रश्न अवश्य पूछिएगा। तो तब चलते हैं, लेते हैं आपसे इजाजत, दीजिए हमें
आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार साथी।